सभी को नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा इस कोरोना काल में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ज्ञान के विषय में एक नई पहल की गई है, ज्ञान दूत 2.0, जिसमें आपके विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार ई कंटेंट का निर्माण किया जाता है और ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपकी समस्या समाधान की जाती है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है लागत की अवधारणा यानी कि कॉस्ट कंसेप्ट। विभाग है EFM और मैं हूँ आपका अपना ज्ञान दूत डॉक्टर कन्हैया लाल। लागत के संबंध में हम सबसे पहले देखते हैं, जैसा हम सब जानते हैं, किसी भी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के माध्यम से निर्धारित होती है। पूर्ति का संबंध वस्तु की लागत से होता है और यहाँ पर हम उत्पादन लागत को भी समझ लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रत्येक फर्म वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है, अतः उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय की जाती है उसे ही उत्पादन लागत कहते हैं। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि वस्तु की कीमत निर्धारण करने में दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, वस्तु की मांग तथा उसकी पूर्ति। और पूर्ति पक्ष का जो संबंध होता है वो किससे होता है? वस्तु की लागत से। वस्तु की लागत में क्या है, हम यदि उत्पादन लागत की बात करें तो चूँकि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हम जो साधन प्रयोग करते हैं तो उन साधनों के ऊपर जो भी व्यय किया जाता है उसे ही हम उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादन लागत उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात उत्पादन लागत यानी कि कॉस्ट C उत्पादन की मात्रा यानी कि क्वांटिटी का फलन होती है, जैसा कि नीचे समीकरण पे लिखा हुआ है, C = फंक्शन ऑफ Q। इसका मतलब ये है कि यदि उत्पादन बढ़ेगा तो लागत भी बढ़ेगी और इसका विपरीत भी, यदि उत्पादन घटा तो लागत भी घटेगी। इस प्रकार उत्पादन की लागत उत्पादन की मात्रा का फंक्शन यानी कि फलन होती है। लागत का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। लागत से आशय उन साधनों से है जिनका किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए त्याग अथवा प्रयोग किया जाता है। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में लागत का अर्थ बहुत ही ज़्यादा विस्तृत और व्यापक है। सामान्यतः तौर पर हम जब व्यवहारिक जीवन में देखते हैं तो लागत का अर्थ केवल खर्चे से लिया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में आप देखेंगे कि लागत को अलग अलग सेंस में अलग अलग अर्थ लिया गया है। यानी अर्थशास्त्र में लागत को बहुत ही ज़्यादा विस्तृत और व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जो आगे चलकर अपन पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की जो सबसे प्रमुख और मेन लागत है वो है मौद्रिक लागत यानी कि मॉनेटरी कॉस्ट। अब मौद्रिक लागत क्या होती है? जैसा कि आपको पता है, इसके नाम से पता चलता है, मौद्रिक यानी कि इसमें मुद्रा शब्द का एहसास होता है। तो वस्तु का उत्पादन करने के लिए मुद्रा के रूप में किए जाने वाले समस्त व्यय मौद्रिक लागत की श्रेणी में आते हैं। अर्थात मौद्रिक लागत किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के साधनों को उत्पादक द्वारा जो मुद्रा व्यय की जाती है उसे उत्पादन की मौद्रिक लागत कहते हैं। तो साधारण भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई उत्पादक द्वारा जो भी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है उस वस्तु के निर्माण से संबंधित जो भी मुद्रा के रूप में व्यय किया जा रहा है तो वो मुद्रा के रूप में किया जाने वाला संपूर्ण व्यय मौद्रिक लागत की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार हम एक साधारण सा अर्थ इसका ये कह सकते हैं कि वस्तु के ऊपर मुद्रा के रूप में किए जाने वाले समस्त व्यय मौद्रिक लागत की परिभाषा में शामिल है। मौद्रिक लागत के 3 भाग होते हैं, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत तथा सामान्य लाभ। अब अपन इन तीनों भागों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आती है स्पष्ट लागत। इसे अपन व्यक्त लागत भी कहते हैं। एक्चुअल में ये वो लागत होती है जो फर्म के द्वारा फर्म के बाहरी पक्षकार को भुगतान के रूप में की जाती है। क्योंकि इस लागत को अपन स्पष्ट रूप से शो कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं कि भाई हमने बाहर वाले व्यक्ति को ये या बाहरी पक्षकार को भुगतान किया। तो फर्म के द्वारा फर्म के बाहरी जो पक्षकार है, भले वो पूर्ति करता है, आपका एम्प्लॉय है या आपका कोई भी दूसरा है, जैसे सरकार है, जो थर्ड पर्सन है, मतलब आपके बिजनेस का बाहर वाला जो पर्सन है, उसको आप जो भी भुगतान करते हो वो संपूर्ण भुगतान अपन स्पष्ट लागत की श्रेणी में आता है। तो यह वह लागत है जो एक उत्पादक स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों को खरीदने में व्यक्त करता है। और वही बात जो अभी अपन ने कही
फर्म के बाहरी पक्षकार को जो भी भुगतान किया जाता है वो सभी के सभी इसी स्पष्ट लागत में शामिल किए जाते हैं, जैसे उत्पादन की लागत, माल की कीमत, मजदूरी, वेतन, विज्ञापन लागत, बीमा, सरकार को दिया जाने वाला टैक्स इत्यादि। तो स्पष्ट लागत वो लागत है जिसे फर्म द्वारा फर्म के बाहरी पक्षकार को मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है। अब इसी का मौद्रिक लागत का जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वो है अस्पष्ट लागत, या इसे अव्यक्त लागत भी कहते हैं, क्योंकि ये वस्तु और सेवा पर वो जो व्यय कर रहे हैं जिन पर उत्पादक द्वारा व्यय तो किया जाता है परंतु प्रत्यक्ष रूप से उनकी कीमतें नहीं चुकाई जाती, अर्थात यह वह लागत है जिसका भुगतान फर्म द्वारा फर्म के स्वामी को ही किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी लाइन, अस्पष्ट लागत वो लागत है जिसका भुगतान फर्म द्वारा फर्म के बाहर वाले व्यक्ति को न करके स्वयं फर्म के स्वामी को दिया जाता है। तो यहाँ पर दो बातें क्लियर है, यदि फर्म द्वारा फर्म के बाहर वाले व्यक्ति को भुगतान किया जाता है वो तो आएगा स्पष्ट लागत में, और जब फर्म द्वारा फर्म के स्वामी को पेमेंट किया जाता है वो आएगा अस्पष्ट लागत में। जैसे आप फर्म के मालिक को सैलरी दे रहे हैं, यदि उसने खुद ने पैसा लगाया तो उस पर आप ब्याज दे रहे हो, यदि उसका खुद का भवन है तो आप उसका किराया दे रहे हो। तो ये जो फर्म का स्वामी खुद सारी चीज़ें ले रहा है उसी को अपन इकोनॉमिक्स में अस्पष्ट लागत कहते हैं। तीसरा जो इसका सबसे मेजर कंटेंट है वो है नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये सामान्य लाभ क्या है? सामान्य लाभ लाभ की वह न्यूनतम दर है जो किसी उद्यमी को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए प्राप्त होनी आवश्यक है। यदि ये प्राप्त नहीं हुई तो वह उद्यमी उस उद्योग को छोड़कर चला जाएगा। इस प्रकार सामान्य लाभ वह लाभ के एक स्टैंडर्ड को बताता है जो किसी भी उद्यमी को उस उद्योग में बनाए रखने के लिए प्राप्त होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक इंडस्ट्री लीजिए, फॉर एग्जांपल हम कपड़ा उद्योग या किराना उद्योग ले लेते हैं। यदि वहाँ पर सभी व्यक्ति नॉर्मली 5% कमा रहे हैं तो यह उस उद्योग की एक सामान्य लाभ की दर हुई। यदि कोई व्यापारी है इस स्तर को प्राप्त करता है, जैसे वो 5% कमा रहा है तो वह उसी उद्योग में बना रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यापारी लंबे समय तक 5% भी नहीं कमा पा रहा है तो फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, उस उद्योग को छोड़कर चला जाएगा। तो सामान्य लाभ क्या होता है? लाभ की वह मात्रा जिसे प्राप्त करना एक न्यूनतम दर है, जिसे प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा क्या होगा, उस उद्यमी का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो ये एक लाभ की न्यूनतम दर को दर्शाता है। कौन सा? सामान्य लाभ। अब आप देखिए कि यहाँ पर मौद्रिक लागत वापस एक फॉर्मूले के रूप में लिखी हुई है। मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ। मैंने इसको जानबूझ के बोल्ड और रेड कलर में किया है। ये आपको ये दर्शा रहा है कि जो नॉर्मली हमारी लाइफ होती है वहाँ पर क्या होता है, लाभ एक अलग कंसेप्ट होती है। मतलब हम खर्चे से ज़्यादा जो भी कमाते हैं वो हमारे लिए लाभ होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हर टर्म्स की एक अपनी यूनिक खासियत होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में लाभ लागत का एक हिस्सा है। क्योंकि मौद्रिक लागत 3 चीज़ें मिलकर बनेगी, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में सामान्य लाभ भी लागत का एक हिस्सा होता है। तो जब कोई व्यक्ति केवल लागत भी वसूली कर लेता है तो आप मान के चलिए उसने उस सामान्य लाभ को भी अर्जित कर लिया है। तो इकोनॉमिक्स में सामान्य लाभ भी लागत का एक अंग माना जाता है। अब जो हमारी अगली लागत है वो है वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट। वास्तविक लागत में उन समस्त दुख, कष्ट, प्रयत्न को शामिल किया जाता है या त्याग को शामिल किया जाता है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के साधनों द्वारा, इसको मैंने अंडरलाइन भी किया और बोल्ड भी किया है। तो जब आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो उस उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों द्वारा जो भी कष्ट या तकलीफ सहन की जाती है उसी तकलीफ और कष्ट को इकोनॉमिक्स में वास्तविक लागत कहते हैं। वास्तविक लागत की अवधारणा के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के उत्पादन में जो कुल कष्ट अथवा त्याग होता है उसके बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि इस अवधारणा के अनुसार ये है कि जैसे मान लीजिए आप 2 वस्तु बना रहे हैं, एक X वस्तु और एक Y वस्तु।
अब एक्स वस्तु बनाने में जैसे मान लीजिए आपको एक तकलीफ हो रही है और वाई वस्तु बनाने में आपको दुगनी तकलीफ हो रही है, तो यहाँ इकोनॉमिक्स ये कहता है कि जिस वस्तु को बनाने में जितनी ज़्यादा तकलीफ होगी उस वस्तु की प्राइस भी उतनी ज़्यादा होगी। तो चूंकि एक्स वस्तु बनाने के लिए आपको एक गुना तकलीफ हो रही है जबकि वाई वस्तु बनाने के लिए आपको दुगनी तकलीफ हो रही है, तो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि वाई वस्तु की कीमत एक्स वस्तु की तुलना में कैसी होगी? दुगनी, क्योंकि जिस वस्तु में जितनी ज़्यादा तकलीफ होगी उतनी उस वस्तु की कीमत भी अधिक होगी। तो वास्तविक लागत अपने कष्टों और दुखों को बताती है। ये कष्ट और दुख किसके द्वारा सहन किए जाते हैं? उत्पादन के साधनों के द्वारा। सबसे ज़रूरी वर्ड है, याद रखना, उत्पादन के साधन जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, संगठन, साहस, ये जो उत्पादन के साधन है ये उत्पादन की प्रक्रिया में जो तकलीफ सहन करते हैं उसी तकलीफ या कष्ट को इकोनॉमिक्स में वास्तविक लागत के रूप में कहा जाता है। इसी में प्रोफेसर मार्शल ने आगे ऐड किया कि भाई समाज द्वारा जो तकलीफ सहन की जाती है उत्पादन की प्रक्रिया में, उस तकलीफ को हम क्या कहेंगे? सामाजिक लागत। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें एक तरह से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन जो तकलीफ सहन कर रहे हैं उसको हमने वास्तविक लागत का नाम दिया, और समाज के द्वारा जो तकलीफ सहन की जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? सामाजिक लागत, जो कि मार्शल ने इसको सामाजिक लागत कहा था। फिर हमारी जो अगली लागत आती है वो है अवसर लागत। वास्तविक लागत की अवधारणा दोषपूर्ण एवं काल्पनिक थी, अतः उसके स्थान पर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अवसर लागत की अवधारणा प्रस्तुत की है। जैसा अभी अपन ने देखा कि वास्तविक लागत की जो अवधारणा है वो अपने आप में अव्यावहारिक और दोषपूर्ण थी, क्योंकि उसमें अपन उस तकलीफ और कष्टों की बात कर रहे हैं जिसको मापना हमारे लिए प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो चूँकि वास्तविक लागत की अवधारणा एक दोषपूर्ण अवधारणा थी, तो उसके समाधान हेतु अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत के स्थान पर जिस लागत का प्रयोग किया वो लागत कौन सी थी? अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे वैकल्पिक लागत, विस्थापित लागत, हस्तांतरण आय, हस्तांतरण लागत इत्यादि। तो ये अवसर लागत के कुछ नाम है जो हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इसको कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब अवसर लागत है क्या? तो उत्पादन के साधन सीमित लेकिन वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं, इसलिए उत्पादन के साधनों को जब किसी एक कार्य में प्रयोग किया जाता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसे दूसरे प्रयोग से क्या करना पड़ेगा? वंचित रहना पड़ेगा। तो पहले तो अपन इसी पैराग्राफ को समझते हैं कि देखिए उत्पादन के साधन कैसे होते हैं? सीमित। जैसे भूमि ले लो, श्रम ले लो, कोई सी भी चीज़, उत्पादन के साधन अपने आप में सीमित है, लेकिन इन साधनों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। जैसे मान लीजिए श्रमिक है तो उसकी पूर्ति तो सीमित है, लेकिन श्रमिक का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप उससे खेतों में काम करवा सकते हो, ऑफिस में काम करवा सकते हो, इस तरह से आप उसका अलग अलग कार्यों में प्रयोग कर सकते हो। उसी नेचर को अपन वैकल्पिक प्रकृति कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में उत्पादन के साधनों को जिस कार्य में प्रयोग किया जाता है उससे प्राप्त आय को वर्तमान आय कहते हैं। आप देखिए मैंने दोनों जगह ग्रीन किया है। तो आप उसका प्रयोग, उस साधन का प्रयोग जिस कार्य में कर रहे हैं उससे जो कमा रहे हैं वो तो क्या है? वर्तमान आय। और बाकी वापस मैंने दूसरा सेंटेंस रेड किया है, तो उसमें क्या लिखा है? जबकि दूसरे प्रयोग से जो आय कमाई जा सकती थी उसे ही उस साधन की क्या कहते हैं? अवसर लागत। तो यहाँ पर आपको ये कलर कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। आप उसका जो प्रयोग कर रहे हो उससे जो कमा रहे हो वो तो है वर्तमान आय, और आप उसका जो दूसरा प्रयोग कर सकते थे और उससे जो कमाई कर सकते थे, की नहीं है क्योंकि आपने तो उसको सेक्रीफाइस किया सेकंड ऑप्शन को। तो आप जो सेकंड ऑप्शन से कमा सकते थे उसी को अपन क्या कहते हैं? अवसर लागत। इस प्रकार अवसर लागत की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? अवसर लागत किसी साधन के दूसरे सर्वोत्तम वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आई? उत्पादन का साधन है वो सीमित है लेकिन उसका वैकल्पिक प्रयोग
कर सकते हैं। आपने उसको जब एक काम में लगा दिया तो दूसरे काम में उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो पहले काम में लगा दिया तो उससे जो कमाओगे वो आपकी उस साधन से क्या होगी, वास्तविक आय। अब दूसरा जो आप उसका यूज कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो उससे जो आप कमा सकते थे वो आपका सेकंड ऑप्शन हुआ, सबसे बेस्ट सेकंड ऑप्शन। तो उससे जो आप कमा सकते थे उसी को इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं, अवसर लागत। इसको मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपने खेत में 2 फसल बो सकता है, या तो वो गेहूँ बोएगा या फिर सरसों। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा है या तो वह गेहूँ बोएगा या फिर सरसों। इसका मतलब उसके पास में जो भूमि है, जो उत्पादन का एक साधन है, वो सीमित है, लेकिन उसका वैकल्पिक प्रयोग कर सकता है। वह उस पर गेहूँ भी बो सकता है और वह उस पर सरसों भी बो सकता है। अब उस किसान ने क्या किया, उस पर गेहूँ बोने का फैसला किया। तो इसका मतलब जो ही वो ये फैसला करता कि मैं मेरे खेत में गेहूँ बोऊंगा, तो इसका मतलब अब उसको सरसों क्या करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस। तो सरसों उसके लिए क्या हुआ, दूसरा सर्वोत्तम विकल्प हुआ, क्योंकि गेहूँ उसने सेलेक्ट कर लिया तो सरसों का उसे क्या करना पड़ेगा, त्याग। तो इस केस में आप देखिए उसको 2 तरह से होगा। चूँकि उसने गेहूँ बोने का निश्चय किया है तो गेहूँ से जो वो कमाएगा, क्योंकि गेहूँ तो उसने बोए हैं, तो गेहूँ से जो वो कमाएगा वो उसकी क्या होगी, वर्तमान आय। लेकिन सरसों चूँकि उसने त्याग दिया था, ठीक है ना, सरसों उसका सेकंड बेस्ट ऑप्शन था, तो सरसों से जो वो कमा सकता था, कमाया नहीं है क्योंकि उसने बोया तो क्या है, गेहूँ। सरसों से वो जो कमा सकता था, शब्द पे ध्यान देना, सरसों से वह जो कमा सकता था वही कमाई उस गेहूं की क्या कहलाएगी, अवसर लागत। मैं आपको इसमें है एक छोटा सा एग्जांपल और दे सकता हूँ, आपके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। आप एक पर्सन हो, एक श्रमिक के रूप में हो, ठीक है ना। आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप ऑफिस में काम कर सकते हैं या फिर आप फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। मैं इस पर जॉब का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। या अपन एक खिलाड़ी का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे महेंद्र सिंह जी धोनी है, ठीक है ना। अब वो 2 गेम खेल सकते थे, या तो क्रिकेट खेल सकते थे या फिर फुटबॉल खेल सकते थे। उन्होंने क्रिकेट खेलना स्वीकार किया, इसका मतलब वो उनकी चॉइस होगी, तो उनको फुटबॉल का सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब क्रिकेट से वो जो कमा रहे हैं वो उनकी क्या हुई, वर्तमान आय। लेकिन फुटबॉल खेलकर वो जो कमा सकते थे वो उसकी क्रिकेट की क्या कहलाएगी, अवसर लागत। क्योंकि फुटबॉल उनका सेकंड सबसे बेस्ट ऑप्शन था और उससे वो जो कमा सकते थे वही इस क्रिकेट की क्या कहलाएगी, अवसर लागत। तो अवसर लागत मतलब जिसमें आप हैं जो अपने सेकंड ऑप्शन से कमा सकते थे वही आपकी अवसर लागत कहलाएगी। यहाँ गलती से ये ऊपर एडिटिंग थोड़ी रह गई है, धन्यवाद लिखा हुआ अभी से आ गया, उसको माइंड में मत लीजिएगा। अब जो लागत आती है वो है आर्थिक लागत और लेखा लागत। तो ये तो एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या होता है कि अर्थशास्त्र में, जैसा अभी अपन ने पूर्व में देखा कि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, लागतों को कई अलग अलग एंगल से पढ़ते हैं, तो ये भी उसी तरह से है। इसमें क्या होगा कि जो लागतें हम अर्थशास्त्र में प्रयोग में लाते हैं या अर्थशास्त्र में जिनका हम अध्ययन करते हैं, उन लागतों को अपन क्या कहेंगे, आर्थिक लागतें, यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट। और इसके विपरीत ऐसी लागतें जिनको अपन लेखा शास्त्र में प्रयोग करते हैं। कॉमर्स वाले इस चीज़ को नॉर्मली आसानी से समझ लेते हैं। तो जो लागतें लेखा शास्त्र में प्रयोग की जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे, लेखा लागत। तो यहाँ पर 2 वर्ड आए। इकोनॉमिक्स में जो लागत प्रयोग की जाती है उसे अपन आर्थिक लागत कहते हैं, जबकि अकाउंटेंसी यानी कि लेखांकन में जो लागत प्रयोग करते हैं उसे हम लेखा लागत कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इकोनॉमिक्स की जो लागत है यानी कि आर्थिक लागतें हैं उनका दायरा लेखा लागतों से बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसा अभी मैंने पूर्व में एक उदाहरण दिया था कि इकोनॉमिक्स में हम प्रॉफिट को भी कॉस्ट का एक हिस्सा मानते हैं, जबकि अकाउंट में ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी में हम देखते हैं कि जो ही हमारी इनकम में से एक्सपेंडिचर जाता है तो जो बचता है वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो
कॉस्ट का एक हिस्सा माना जाता है और वो ही उसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की लागतें बहुत ज़्यादा विस्तृत एवं व्यापक है, जबकि लेखांकन की लागतें संकुचित है। इसके अलावा भी अर्थशास्त्र में बहुत सारी लागतें हैं, लेकिन चूँकि हम इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते, इसलिए मैंने इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कॉस्ट की वही कंबाइन की है। बाकी कॉस्ट का जो मेजर पोर्शन आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, वो अभी भी ड्यू है और हम आगे के वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म में हम पढ़ेंगे कुल स्थिर लागत, यानी कि दो तरह की लागतें देखी जाएगी, कुल लागतें और औसत लागतें। कुल लागत के अंदर फिर से तीन तरह की आएगी, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत। और इसी तरह औसत लागतों में आएगी औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत, और साथ ही साथ हम सीमांत लागत भी पढ़ेंगे। तो लागतों का एक जो मेजर वर्गीकरण होता है समय के अनुसार, यानी कि अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें, वो लागत का वर्गीकरण मैं आगे की वीडियो में मैं वापस कवर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।